शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का लेक्चर। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो रिजल्ट क्या हुआ फर्टिलाइजेशन का? बच्चों फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हुआ कि एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया था जो डिप्लॉयड इन नेचर था, जिसका नाम था जाइगोट। क्या नाम था? जाइगोट। क्लियर? तो आज हम इस लेक्चर के अंदर जाइगोट, देखिए अगर मैं बात करूं, जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। देखिए जाइगोट एक सेल से बना हुआ एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, दैट इज जाइगोट। अब जो एक बेबी पैदा होगा, छोटा बेबी, ऑफस्प्रिंग, नियोनेट हम जिसे बोल देंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग कहेंगे, तो वो जो है बहुत सारी सेल्स हैं उसके पास, एक सेल नहीं है। तो इसका मतलब उसने डेवलपमेंट की है। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन ह्यूमंस आज का हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट और चेंजेस इन ह्यूमंस। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो बच्चों फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट था हमारे पास क्या आ गया था? जाइगोट आ गया था। ठीक है, जाइगोट का कैरेक्टर है कि वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है, डिप्लॉयड होता है, और क्या होता है? यूनिसेलुलर, एक सेल से बना होता है। लेकिन जो इससे बच्चों बेबी बनेगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, बेबी जो बनेगा वो डिप्लॉयड होगा, नो डाउट डिप्लॉयड होगा एज इट इज। ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स उसके पास होंगी, लेकिन वो मल्टी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है ना? तो यानी कि बेबी, जाइगोट से लेकर के बेबी तक की डेवलपमेंट को जितने भी चेंजेस मदर वूम्ब के अंदर पल रहे फीटस के अंदर आते हैं, उन सब चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है ना? हम ह्यूमन का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग कहेंगे, हर किसी में पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ही कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब बच्चों देखो, मैं आपको स्टेप वाइज थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, फिर उसके साथ हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए अगर बेसिकली हमारा जो मैप था, रिप्रोडक्टिव मैप था, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो जाइगोट है ना, पहले किस में कन्वर्ट होता है? जाइगोट। ठीक है ना? जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंट करेगा और क्या बनाएगा? न्यू बेबी बना देगा, ऑफस्प्रिंग कहिए, बेबी कहिए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यानी कि फुली डेवलप्ड बॉडी बन जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बच्चों ये जो चेंजेस है दैट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। लेकिन ये देखने में जितने आसान हमें लग रहे हैं उतने नहीं है। यानी कि जाइगोट के बाद जो पहला स्टेप आता है दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या आता है? आप लिखते जरूर रहना बच्चों। जाइगोट के बाद जो पहला स्टेप आता है उसे कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस है, जो सफर है, उस स्टेप को एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। लेकिन क्या ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है? नहीं बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, कौन कौन से चेंजेस हैं अब हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए जाइगोट जो है पहले कन्वर्ट होगा, जो स्टेप्स हमने डिसाइड किए हुए हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर हम उनके बारे में आगे कंटिन्यू करेंगे। जाइगोट से पहले बच्चों बनेगा मोरूला। क्या बनेगा? मोरूला। ठीक है ना? जाइगोट कन्वर्ट हुआ, जाइगोट कन्वर्ट हुआ किसके अंदर? मोरूला। ठीक है, मोरूला कन्वर्ट हुआ ब्लास्टुला। किसमें कन्वर्ट हुआ? ब्लास्टुला। ठीक है, मोरूला किसमें कन्वर्ट हुआ बच्चों? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला कन्वर्ट हुआ ब्लास्टोसिस्ट। किसमें कन्वर्ट हुआ? ब्लास्टोसिस्ट।
BLASTOCYST, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगी? इम्प्लांट करेगी, इम्प्लांटेशन। ये थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिया था। इम्प्लांटेशन से क्या बनेगा? डेवलपमेंट होगी, गैस्ट्रुला बनेगा। क्या बनेगा? गैस्ट्रुला, GASTRULA, गैस्ट्रुला बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ठीक है ना? क्या होता है कि तीनों जर्म लेयर आ जाती हैं। कौन सी जर्म लेयर? वही जो हमने 11th में पढ़ी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक की फॉर्म में। क्या पढ़ी थी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो गैस्ट्रुला बनेगा। गैस्ट्रुला बनने के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी, और एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस, सारे के सारे ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है ना? और जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑर्गेनोजेनेसिस, ORGANOGENESIS, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है ना? जब सारे के सारे ऑर्गन्स हो जाएंगे, बेबी की डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी, तो क्या होगा? बेबी की डिलीवरी, यानी कि पार्चुरेशन। क्या हो गया? पार्चुरेशन, PARTURITIO, पार्चुरेशन, दैट इज द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। तो ये कंप्लीट हमारा मैप हो गया। ठीक है? अब अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, सिंपली, तो जाइगोट जो है वो एक सेल का बना होता है। जब ये सेल अपनी डिवाइडेंस करके, आपको याद रखना है बच्चों, देखो मैं आपको 2-3 तरीके से टॉपिक कराऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। मोरूला जो है, ये 16 से 32 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। ठीक है? जब ये एक सेल का जाइगोट अपनी डेवलपमेंट करके किस स्टेज पर पहुंच जाता है, इसके अंदर 16 से 32 सेल आ जाती हैं, तो इसे मोरूला बोलते हैं। ठीक है ना? और ब्लास्टुला किसे कहेंगे सर? ब्लास्टुला होता है हमारा 64 सेल स्टेज। ठीक है? और ब्लास्टुला जब अपनी डेवलपमेंट करता है, 100 से ऊपर जब इसके पास सेल हो जाती हैं, तो वो कन्वर्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट नाम के स्ट्रक्चर में। ठीक है ना? फिर वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करेगी। अब देखिए, ये जो पार्चुरेशन से बेबी बना, धरती पर जो बेबी आया, उसके पास मिलियंस ऑफ सेल हैं। समझो बच्चों, उसके पास ना मिलियंस ऑफ सेल हैं। क्या है? मिलियंस ऑफ सेल यहां प्रेजेंट है। अब वो मिलियन ऑफ सेल बनाने वाला कौन है? जाइगोट। तो यानी कि हर स्टेज पर, हर स्टेप के ऊपर सेल डिवीजन तो हो ही रही है। समझ आया? सेल डिवीजन नहीं होगी तो यहां पर जो ये एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल बन गई है, यहां तक तो हमने केवल 100 के आसपास कही, तो 100 से बेबी तो नहीं बनता, मिलियंस ऑफ सेल से बेबी बनता है। तो डिवीजन तो हर जगह हो रही है, लेकिन जो हमारा मेजर करेक्टर है उसे बोलते हैं क्लीवेज। क्यों? क्योंकि मैं भी बताऊंगा, क्लीवेज स्पेलिंग भी बताऊंगा। क्योंकि जाइगोट बनने के बाद जो सबसे पहला अगर कोई चेंज आता है, पहला कोई स्टेप अगर प्रोसीड होता है, तो वो क्लीवेज होता है। क्या होता है? क्या बोलते हैं उसे? क्लीवेज। CLEAVAGE, CLEAVAGE। यहां भी क्लीवेज होगी, यहां भी क्लीवेज होगी। ठीक है? और यहां भी क्लीवेज होगी। इम्प्लांटेशन से पहले पहले हम इसे क्लीवेज बोलते हैं। क्यों? इसके बाद भी क्लीवेज है क्या, मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है ना? ठीक है? क्लीवेज जो है बच्चों, एक माइटोसिस सेल डिवीजन है। माइटोसिस टाइप पढ़ा था हमने, जो इक्वेशनल सेल डिवीजन होती है। लेकिन सर इसका नाम यहां पर क्लीवेज क्यों पड़ा? ठीक है ना? अभी बताता हूं आपको। वैसे सबसे पहले जो मेरा टारगेट है, जो मेरा लॉजिक है, वो ये है कि आपने ये देखना है कि सर क्लीवेज नाम की सेल डिवीजन से जाइगोट सबसे पहले मोरूला में कन्वर्ट होता है, मोरूला ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला कन्वर्ट होती है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और फिर इम्प्लांटेशन होती है, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस जब कंप्लीट हो जाएगी तो बेबी डिलीवर हो जाएगा। ठीक है? तो ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं, दैट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? यस और नो? बेसिक मैप मैंने आपको बताया, अभी तक मैं बुक के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं किया। यस और नो? बेसिक मैप समझ आया? जल्दी बोलो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी, मैं पीछे हूं, देख रहा हूं। समझ आया यहां तक? चलिए, यस सर, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
तो बच्चों ऐसा होने में क्या क्या हुआ, देखिए अब जो आपकी स्टडी स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जो आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, अब आपने ध्यान रखना कि जाइगोट के बाद सीक्वेंशियल जो चेंजेस आए अब हम वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमारा चेंज है, हेडिंग बनाइए, क्लीवेज इन ह्यूमन जाइगोट। सबसे पहले अपनी हेडिंग बनाओ, नंबर 1 क्लीवेज। ह्यूमन जाइगोट तो बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि होनी जाइगोट के अंदर है ना, तो हम हेडिंग बनाएंगे क्लीवेज। होती क्या है क्लीवेज? सर ये एक माइटोसिस सेल डिवीजन है, माइटोसिस सेल डिवीजन। सही है बच्चों, समझ आया? ठीक है ना। लेकिन सर माइटोसिस है तो सिंपल माइटोसिस क्यों नहीं कहा? इसका मतलब तो कोई ना कोई डिफरेंस है। बिल्कुल, क्लीवेज के अंदर होने वाली माइटोसिस को क्या बोलते हैं? क्लीवेजिक माइटोसिस कहा जाता है। क्लीवेजिक माइटोसिस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों यहां पर चेंज है, यहां पर डिफरेंस है माइटोसिस में। क्यों? क्योंकि यहां देखो आपने जो 11th के अंदर माइटोसिस पढ़ी थी उसमें जो इंटरफेस है वो काफी बड़ा था और जो एम फेज है वो छोटा था। ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या है, इंटरफेस जो है वो नॉर्मल माइटोसिस के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो मैं पहला पॉइंट यहां लिख रहा हूं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस। मैं भी डायग्राम के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा बच्चों, पहले आप लिख लो फिर मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी कराऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है इंटरफेस की। इस क्लीवेजिक माइटोसिस, ये डिफरेंस भी हो गया माइटोसिस एंड क्लीवेजिक माइटोसिस में, ध्यान रखना बच्चों। दूसरा है कि इस टाइप की माइटोसिस के अंदर, क्लीवेजिक माइटोसिस के अंदर जो डिवीजन होती है वो रैपिड होती है, रैपिड माइटोसिस बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है। थर्ड पॉइंट, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होती, तभी तो इंटरफेस छोटा हुआ। ठीक है ना। देयर इज नो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, नो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, कभी भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होती। जैसे जैसे तो क्या होगी, क्या होगी? जेनेटिक मटेरियल की ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है ना। यानी कि डीएनए कंटेंट डबल होता रहेगा लेकिन साइटोप्लाज्म डबल नहीं होगा। ठीक है ना। जेनेटिक ग्रोथ, जेनेटिक ग्रोथ टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, जेनेटिक ग्रोथ होगी, बहुत जल्दी जल्दी होती रहेगी। ठीक है। अगला, सेल डिवीजन के साथ साथ जैसे जैसे सेल डिवीजन होती रहेगी जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कंटेंट इंक्रीज करेगा, जेनेटिक कंटेंट इंक्रीज। बट नेक्स्ट पॉइंट, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिक्रीज। क्यों? क्योंकि वही साइटोप्लाज्म यूज होता चला जाएगा सेल बनाने में। ठीक है ना। मैं भी डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा आपको। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिक्रीज, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, होता चला जाएगा विद द सक्सेसिव सेल डिवीजन। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है? द नंबर ऑफ सेल इन द जाइगोट इंक्रीज बट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म डिक्रीज। चलो एक और बात, मैं अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को छोड़ो क्योंकि हम यहां लिख चुके हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर में यहां पे आपको समझा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल तो बढ़ेगा बट साइज ऑफ सेल डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों सर? साइज ऑफ सेल्स डिक्रीज। साइज क्यों डिक्रीज हुआ सर, ये क्या मतलब हुआ? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब साइटोप्लाज्म नहीं बढ़ेगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होएगी ही नहीं, तो पुराने वाला साइटोप्लाज्म यूज होता रहेगा
न्यूक्लियर मटेरियल बनाने के लिए, अदर मटेरियल बनाने के लिए, तो साइज तो छोटा होता चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो ये सारे के सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर, क्लीवेजिक माइटोसिस के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होगी, जेनेटिक ग्रोथ होती चली जाएगी, जिससे कि जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता चलेगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम, नंबर ऑफ सेल का अमाउंट ज्यादा, और साइज ऑफ द सेल छोटा होता चला जाएगा। समझ आया बच्चों आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन बाकी जो माइटोसिस होती है, बाकी जो माइटोसिस थी सिंपल वाली, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ भी थी और साइज जो है मेंटेन रहता था, ठीक है। चलिए आप लिखिए, इन शॉर्ट ड्यूरिंग क्लीवेज द सेल अंडरगो माइटोसिस, यानी कि एम फेज एंड एस फेज ऑफ सेल साइकिल। इन शॉर्ट हम ओवरऑल अगर बताएं, सेल अंडरगो एम फेज, एस फेज, बट प्रैक्टिकली, मैं समरी दे रहा हूं आपको, समराइज कर रहा हूं, बट प्रैक्टिकली स्किप कर देगा किसे, S1 सॉरी G1 एंड G2 फेज, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपको समझना है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होगा, सेल जो है क्या करेगी, एम फेज शो करेगी क्योंकि डिवीजन करेगी, एस फेज शो करेगी क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डबल करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो G1 और G2 फेज को स्किप कर देगी क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं कि हमारी क्लीवेज के जो कैरेक्टर हैं वो बताता हूं, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, ये है डिफरेंस बिटवीन सिंपल माइटोसिस एंड क्लीवेजिक माइटोसिस, ठीक है। इनका उल्टा कर देना, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल उसमें नहीं होता, उसमें ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें भी करेगा, लेकिन इसमें हमारा केवल हमने कंपैरिजन किया है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और फिर ना समझ आए बच्चों तो आप मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी बता दूंगा आपको। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी क्लीवेज कैसी है। हमारी क्लीवेज बच्चों एक तो कंप्लीट होती है, कंप्लीट का मतलब कि कंप्लीट सेल डिवाइड करती है, ठीक है। और दूसरा, हमारी जो क्लीवेज है वो इनडिटर्मिनेट है। तीसरा, हमारी जो क्लीवेज है वो रेडियल है, ठीक है ना। तो तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, आवर क्लीवेज या क्लीवेज इन ह्यूमन बींग्स लिखो, क्लीवेज इन ह्यूमन बींग्स इज होलोब्लास्टिक, पहला कैरेक्टर होलोब्लास्टिक, कौन सी है, नंबर 1 होलोब्लास्टिक, HOLOBLASTIC, होलोब्लास्टिक। नंबर 2 रेडियल, नंबर 2 रेडियल। नंबर 3 इनडिटर्मिनेट। इनके मतलब भी आपको पता होने चाहिए बच्चों, बहुत क्वेश्चन इनसे अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल पर आते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है दैट इज द इनडिटर्मिनेट, लिखो मेरे साथ, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। अब इनके मतलब समझो, होलोब्लास्टिक का मतलब है कि जो हमारी सेल है या जाइगोट है जो, ठीक है ना, लिखिए, इट डिवाइड्स द जाइगोट एंड ब्लास्टोमियर्स कंप्लीटली इनटू डॉटर सेल, divides, it divides zygote and ब्लास्टोमियर। अब आप पूछेंगे सर ब्लास्टोमियर क्या होता है, अभी बताता हूं। ब्लास्टोमियर कंप्लीटली इनटू टू डॉटर सेल, मैं कंप्लीटली लिख रहा हूं, ठीक है ना, इनटू टू डॉटर सेल आप लिखेंगे, इसका मतलब है होलोब्लास्टिक, यानी कि पहला कैरेक्टर क्या हुआ कि हमारी क्लीवेज क्या है, होलोब्लास्टिक है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर रेडियल, रेडियल का मतलब है सिमिट्री वाइज, बेसिकली अगर मैं कहूं तो जब हमारा जाइगोट 8 सेल स्टेज पर पहुंचता है, देखिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बेसिकली ह्यूमन में एक एक्सेप्शन भी है 2 से 3, वो मैं भी बताऊंगा आपको। तो जब ये 8 सेल स्टेज पर पहुंचता है तो 4 सेल नीचे 4 सेल ऊपर अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल रेडियल सिमिट्री बना लेती हैं, ठीक है ना।
तो आपको याद रखना रेडियल क्लीवेज है हमारी, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब है बच्चों? देखो फ्रॉग वगैरह के अंदर डिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, लेकिन हमारे अंदर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? जो हमारी क्लीवेज है उसमें क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, टोटीपोटेंसी वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा यहां पर। मान लीजिए कि ये एक जाइगोट था, क्लीवेज हो गई, ये ब्लास्टोमियर बन गई। अब ब्लास्टोमियर भी आपको पता चल गया होगा क्या होती है। जो सेल डिवाइड करके अंदर बनेगी, यानी कि ब्लास्टो यानी कि ब्लास्टुला की यूनिट, मर माने यूनिट, ठीक है ना। और वो कौन है? माइटोसिस होकर के जो सेल बन रही हैं उन्हें ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो एक एक सेल है ना, एक एक सेल जो है, ह्यूमन एम्ब्रियो के पास, ह्यूमन जो जाइगोट है, जब उसके अंदर क्या होती है, डिवीजन होती है, तो जितनी भी सेल बनती हैं वो सारी की सारी टोटीपोटेंट सेल होती है, या आप कहिए कि उनके पास टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंट। सर टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली तो टोटीपोटेंट को अनडिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है ना। दूसरा मैं कह देता हूं, या अनडिफरेंशिएटेड को और सिंपल करूं कि द फेट आर नॉट डिसाइडेड, उनका भाग्य निर्धारित नहीं होता कि आपको क्या बनाना है। फेट माने भाग्य, ठीक है ना। या अगर मैं कह दूं टोटीपोटेंसी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी, वो भी सही है ना। यानी कि ये जो सेल है, इन सेल को अभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि आप दोनों को लीवर बनाना है, आप दोनों को हार्ट बनाना है, आपको आई बनानी है, आपको किडनी बनानी है। इनके पास हमारी बॉडी के हर ऑर्गन बनाने की इंफॉर्मेशन है। एक और तरीके से चलो टोटीपोटेंसी समझाता हूं। बाय चांस ये दो सेल डिजेनरेट हो गई, तो हमें लगता है कि यार अब किडनी तो नहीं बनेगी भाई, किडनी तो बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दो सेल कम हो गई, यानी कोई ना कोई पोर्शन नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर सेल के पास हर कुछ बनाने की पोटेंशियल होता है, इसीलिए इन्हें इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। क्योंकि ये नहीं पता कि जो क्लीवेज होकर के सेल बनी है वो हार्ट बनाने के लिए है, या किडनी बनाने के लिए है, या लीवर बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। सबके पास पूरा पूरा पोटेंशियल होता है, इसीलिए हमारी क्लीवेज क्या है? इनडिटर्मिनेट। जो ट्विंस होते हैं बच्चों, आइडेंटिकल ट्विंस जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम मैटरनल ट्विंस बोलते हैं, उनका मैटर यही होता है। मैं आगे आपको बताऊंगा जब लास्ट में हम अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो समझ आया आपको? इनडिटर्मिनेट यानी कि किसी भी सेल का निर्धारित नहीं है कि उसे क्या बनाना है, इसीलिए हमारी क्लीवेज क्या है? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है। तो समझ आया बच्चों आपको यहां तक? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट थे हमारे। अब हम चलते हैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊंगा, आप डायग्राम बनाएंगे, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये टॉपिक केवल बोलकर समझाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा और बहुत जल्दी समझ आएगा बच्चों आपको। देखिए, सबसे पहले क्लीवेज किसमें हुई? यूनिसेलुलर जाइगोट के अंदर हुई। ये लो बच्चों, ये क्या है? ये हमारा जाइगोट है। और एक बात ध्यान रखना कि यहां पर जो जाइगोट है हमारे पास, ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा, यहां पर जो हमारा जाइगोट है उसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा की लेयर प्रेजेंट होती है। ये बात शायद मैंने आपको फर्टिलाइजेशन के दौरान भी बताई थी कि ये लेयर यहां पर रहती है। ये जो ब्लू कलर से मैं सर्कल लगा रहा हूं, दैट इज द जोना पेलुसिडा। और अंदर क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, क्लियर? इसका फंक्शन भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है हमारा न्यूक्लियस, दैट इज द जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के अंदर सबसे पहली डिवीजन कब होती है? 30 घंटे लगते हैं बच्चों, 30 आवर्स के अंदर पहली डिवीजन पूरी होती है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होती है, अनइक्वल डिवीजन होती है। 2 पॉइंट हो गए, 3 कंप्लीटेड इन 30 आवर्स। नंबर 2, सेकंड पॉइंट क्या बताया? लॉन्गिट्यूडनल होगी। तीसरा पॉइंट क्या बताया? अनइक्वल होगी। एक सेल जो है दूसरी से थोड़ी सी छोटी होती है। समझ आया? क्लियर हो गया? चलिए हम बनाते हैं। दिस इज अवर जाइगोट। जाइगोट का साइज बड़ा नहीं करना बच्चों। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने कहा है साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होती। जाइगोट मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा
लेकिन साइज उतना ही रहेगा। समझ आया? क्लियर हो गया? ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक और पॉइंट आप वहां लिख सकते हो क्लीवेज के कैरेक्टर में कि जब क्लीवेज होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ the number of cell inside the zygote increase but the size of the zygote remain same। जाइगोट का जो साइज है वो सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। ठीक है बच्चों, सिंपल सिंपल से पॉइंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है चलिए, तो अब क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियस था इसने अपनी ग्रोथ की, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल तो ग्रो करता ही था, है ना। और इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मैनर में, फैशन में क्या हुआ, इस तरह से इसकी ये दो सेल बन गए। समझ आया? दैट इज द टू सेल्ड स्टेज, 2C लिखूंगा मैं क्योंकि मेरे पास जगह भी कम रहेगी। ठीक है, तो अगली जो पहली हो गई, दूसरी जो सेल डिवीजन है बच्चों, दूसरे सेकंड वाली जिसमें 2 से 4 बनते हैं, वो पूरी होती है 60 घंटे में। सर ये 30 आवर्स और 60 आवर्स आप क्या लिख रहे हो? 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 60 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो बच्चों क्या हुआ कि यहां पर जो हमारा जाइगोट है, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं, आपने एक पॉइंट याद रखना है। अगर आपने ये तो कह दिया कि हमारी डिवीजन पूरी हो गई, ठीक है, फिर तो बच्चों 60 घंटे पूरे हो गए। देखो, लेकिन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि ह्यूमन के अंदर एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है वो एक्सेप्शन? कि पहले जो ये लंबे वाली सेल है ना, ये डिवाइड करती है ट्रांसवर्स कंडीशन में। देखो इस तरह से ये सेल थी ना, ये स्टार्टिंग में ऐसे ही रहती है पीछे वाली, लेकिन ये सेल यूं डिवाइड कर देती है, ये लो, तो ये 3 सेल्ड स्टेज आती है। लेकिन हमने बात कर दी 60 घंटे की, तो 60 घंटे में ये दोनों डिवाइड कर जाती हैं इस तरह से, और 4 सेल्ड स्टेज हमारी आ जाती है। समझ आया? सी का मतलब मेरा क्रोमोसोम से नहीं है, सेल से है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो यानी कि दूसरी सेल डिवीजन जिसका रिजल्ट क्या निकला, 4 सेल बन गई, 4 ब्लास्टोमियर बन गई, वो उसका रिजल्ट ये था कि सर वो 60 घंटे में पूरी हुई, 4 सेल बनी, और लेकिन डिवीजन पूरी होने से जरा सा पहले तक वो 3 सेल्ड थी, और डिवीजन जब कंप्लीट हो गई तो वो 4 सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब बच्चों देखो, थर्ड सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट होती है 72 आवर्स के अंदर आफ्टर फर्टिलाइज, यानी कि अगली में लगेंगे 12 घंटे। दैट इज 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब कब कंप्लीट होती है। अब कॉमन सी बात है भाई कि 4 से क्या बनेगी, 8 सेल स्टेज बनेगी। सही बात है ना, और 8 सेल में क्या होगा कि वो अपने आप को अरेंज कर लेंगे किस तरह से, 4 सेल नीचे 4 सेल ऊपर। सही है, तभी तो हमने रेडियल सिमिट्री कहा, रेडियल क्लीवेज कहा। ठीक है ना, चलिए ये हम करते हैं यहां पर, ये हमारा जाइगोट हो गया वही सेम। ठीक है, और इसके अंदर अब क्या हो जाएंगी, बाहर इसके जोना पेलुसिडा रहेगी। भूलना नहीं बच्चों, जोना पेलुसिडा बाहर ही रहेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें टाइम पीरियड प्लस करेक्टर, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको मैं आज बेसिक करा रहा हूं बढ़िया वाला, इससे बाहर कुछ नहीं है, फिर भी 2-4 जो पॉइंट होते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर हमारे पास, ये मैं सिंपल फॉर्म में बना देता हूं 8 सेल स्टेज, क्योंकि आगे 3D स्ट्रक्चर टीचर नहीं बना सकता। ये 8 सेल स्टेज हमारे पास आ गई। अब बच्चों इससे आगे जो है सेम मैनर में क्या होगी, डिवीजन चलती चली जाएगी, डिवीजन जो है चलती चली जाएगी, और 8 से क्या बनेगा, 16 सेल्ड स्टेज। क्या बनेगा, 8 से हम कहां पहुंच गए, 16, और 16 से कहां जाएंगे, 32, है कि नहीं, जाएंगे ना बच्चों। तो अब मैं इसके अंदर रेंडमली क्या करूं, क्योंकि मुझे आपको मोरूला ब्लास्टूला बताना है। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ, नंबर बढ़ गया साइज सेल्स का। ठीक है ना, साइज छोटा होता चला गया, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा 16 सेल स्टेज। अगर मैं 16 सेल लिख देता हूं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 16 to 32 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरूला।
मोरूला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मोरूला जो है एक हमारा बेसिकली ग्रीक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मलबरी, ठीक है ना? जैसे हमारी बेरीज होती है ना, उस तरह से ये सेल्स इसके अंदर हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मोरूला। ठीक है, अब इसके बाद 32 सेल की स्टेज आएगी। कहां आएगी? 32 सेल की स्टेज। ठीक है, 32 से 64 ऐसे करके चलती चली जाएगी आगे तक। यानी कि मैं लिख सकता हूं मोरूला के बाद ब्लास्टुला बन जाएगा। कॉमन सी बातें तो समझ ही गए अब आप, है ना? चलिए, तो अब जो आपके लिए समझने की बात है बच्चों कि ये डिवीजन सर हो कहां रही है, ये डिवीजन हो कहां रही है? ये डिवीजन बच्चों फेलोपियन ट्यूब के अंदर हो रही है। कैसे सर? ये तो नया कॉन्सेप्ट डाल दिया आपने। नहीं, देखो, हमारा ये यूट्रस था और ये फेलोपियन ट्यूब थी, है ना? तो यहां पर इस यूट्रस की बॉडी में इसे आना था क्योंकि इम्प्लांटेशन तो यहां पे होनी है, यूट्रस बोल रही है, ठीक है ना? तो ये फर्टिलाइजेशन हो गई यहां पर ये क्या बन गया? जाइगोट। बुक्स में डायग्राम बना मिलता है, आधा यूट्रस दिखा रखा होता है। ये जाइगोट बन गया, जाइगोट के अंदर पहली सेल डिवीजन हुई तो वो क्या बन गया? 2 सेल स्टेज उसके पास आ गई। अब क्या होता है कि जो ये ये जाइगोट है, ये इधर चल रहा होता है यूट्रस की तरफ, और साथ साथ चलते चलते ये डिवीजन चल रही होती है। समझ आया आपको? क्लियर हो गया? 4 से 6 दिन के अंदर, 4 से 6 दिन के अंदर ये जो जाइगोट है, ग्रोइंग डेवलपिंग जाइगोट है, ये यूट्रस तक पहुंच जाता है और छठे से 7वें दिन में क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है ना? छठे से 7वें दिन पे क्या होती है? इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब हमारा जो मेजर करेक्टर है कि सर 64 सेल स्टेज पर जब ये पहुंचा तो बेसिकली ये कहां पहुंच गया था? बेसिकली ये यहां पर पहुंच गया था, फेलोपियन ट्यूब के लास्ट पार्ट पर पहुंच गया था। ये लो, मैं इसको ब्लास्टुला लिख रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा सर? ये ब्लास्टुला कन्वर्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट यहां पर क्या करेगी? यहां पर या यहां पर, जहां भी इसकी अटैचमेंट होगी, यानी कि यूट्रस की वॉल में इम्प्लांटेशन शो करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बच्चों अब आपको जो मेजर पॉइंट है उसका नाम लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम ब्लास्टुला। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम ब्लास्टुला। ठीक है, चलिए, तो मैं इस सबको रब कर देता हूं। समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो? जल्दी बताइए। आज मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग करा रहा हूं, फिर सारा कंप्लीट होने के बाद एक दिन मैं कॉमन लेक्चर दूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी से। समझ आ रहा है? क्योंकि आज हम इम्प्लांटेशन तक कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो ये हो गया यहां पर। अब क्या हुआ कि क्लीवेज का रिजल्ट मुझे ये मिला कि ब्लास्टुला बन गया। क्या बन गया? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला है क्या बच्चों? कोई पूछे आपसे तो आप बोल देना 64 सेल स्टेज जाइगोट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लास्टुला। कोई बड़ी बात नहीं है। जब जाइगोट डेवलपमेंट करके किस स्टेज पर पहुंच जाता है? 64 सेल स्टेज पर पहुंच जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। ठीक है, अब इस ब्लास्टुला का एक करेक्टर है क्या? कि ये 64 सेल स्टेज हो चुकी है। ठीक है ना? दैट इज द ब्लास्टुला। अब ये बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। कैसे बनेगा? ये हमारा मेजर करेक्टर है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये ब्लास्टुला स्टेज पर पहुंचता है तो इसकी एक सेल की लेयर बाहर से अंदर वाली सेल्स को कवर कर लेती है और वो साइज में हमेशा छोटी होती है। बच्चों ये पॉइंट बिल्कुल नहीं मिस करना। देखो मैं बना रहा हूं, इसके अंदर ये मैं अब बना रहा हूं 64 सेल। ठीक है, आपको देखना है, ये जो है देखो, ये एक कवरिंग ये हो गई, दीज आर द आउटर सेल्स। ठीक है, और इसके अंदर प्रेजेंट हैं बच्चों इनर सेल्स, यानी कि जो 64 सेल थी उन्होंने अपने आप को बेसिकली वो पहले से ही 2 लेयर में अरेंज करना शुरू कर दिया था, आउटर और इनर।
करेक्टर क्या है कि जो आउटर सेल्स हैं ये साइज में छोटी होती हैं और जो इनर सेल है साइज में बड़ी होती हैं। मैं लिख रहा हूं आउटर स्मॉल, इनर लार्ज। और जितने बच्चों मैंने अभी तक स्ट्रक्चर बनाए हैं आपने उनके अंदर प्रॉपर लेबलिंग करनी है, ठीक है ना, और जोना पेलुसिडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब लिखना है, ठीक है। चलिए, तो इनर सेल का करेक्टर है कि वो लार्ज होती हैं और आउटर सेल का करेक्टर है कि वो स्मॉल होती है, ठीक है। चलो, तो अब सर ब्लास्टोसिस्ट बनेगी कैसे, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, फिर उसमें चेंज हम देखेंगे क्या क्या आया, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ध्यान से हम लोग देखेंगे, डिफरेंस भी आप लोग साथ के साथ मेजर करेंगे कि सर ने क्या डिफरेंस यहां पर डाला है। ये लो, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। सर ये क्या, आप बच्चों ना इन सेल्स को ऐसे बनाया करो, देखो जब मैं, क्योंकि हमारे पास बोर्ड बड़ा होता है ना, इसलिए हम तो ऐसा बना देते हैं। आप इस कर्व को आगे तक लेके जाया करो ताकि ये सेल दिखाई दे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। मैं भी दोबारा बनाऊंगा इसको, ठीक है, मिक्स कर दिया मैंने दोनों को। तो मतलब ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सर मिटा दिया आपने, क्या दिखेगा, ठीक है। अब देखो, बेसिकली जो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मैं आपको ये टॉपिक बच्चों दो तीन तरीके से समझाऊंगा। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये तो ये रही, या मैं कह सकता हूं ये जो ब्लैक वाली है ये रही, ब्लैक वाली कौन थी, आउटर, ये ब्लू वाली इनर थी, वो ये रही। तो सर ये क्या है, और बेसिकली ये दो कहां चली गई, ये दो कहां चली गई बच्चों, जब ये यूट्रस की लेयर में पहुंचता है कौन, ब्लास्टुला, तब ये नियर अबाउट 100 सेल स्टेज पर होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये अपनी दोनों बाहर वाली मेम्ब्रेन को, कौन सी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और जोना पेलुसिडा की ब्रेक डाउन हो जाती है। यानी कि when the blastula reach near to the or into the uterus, first of all breakdown of zona pellucida and plasma membrane takes place, दोनों की दोनों ब्रेक हो गई। अब वो जाइगोट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि जाइगोट की लेयर खत्म हो चुकी है ऊपर से, ठीक है। अब क्या हुआ, द आउटर लेयर इन द सेल मास, ये सेल मास है ना, ये मैंने जानबूझ के बाहर पहले ब्लैक बना दिया क्योंकि इसने अपने आप को आउटर लेयर डिसाइड कर दिया था। जो आउटर लेयर है बाहर वाली सेल्स की, वो अपने आप को क्या करती है, आउटर लेयर डिक्लेयर कर देती है। क्या कर देती है कि हम आउटर लेयर हैं। समझ आया आपको, चलिए मैं अच्छे से बना देता हूं कि हम आउटर लेयर हैं, डिक्लेयर देमसेल्फ एज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ग्रोइंग जाइगोट। समझ आया बच्चों, ये लीजिए, इन्होंने क्या किया, क्योंकि साइज तो अभी तक बढ़ा ही नहीं ना, हम बड़ा नहीं बना सकते, ठीक है। और जो ये अंदर वाली सेल थी, ये कौन सी सेल है बच्चों, ये 6400 सेल का ही पार्ट है, ये नहीं है, ये तो डीजेनरेट हो चुकी है, जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आउटर लेयर थी, इन्होंने अपने आप को कहा कि हम अब आपकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हैं, जिसका नाम क्या पड़ा, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर। क्या नाम पड़ा, ट्रोफो, TROPHOBLAST, ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट सेल और ट्रोफोब्लास्ट लेयर ये बन गई। अब जो ये इसने क्या किया था, इसने एंडो, ये कहां पहुंची जब ये, क्योंकि ब्लास्टुला पहुंच गया यूट्रस के अंदर,
यूट्रस के अंदर जब ये पहुंचा तो इसने यूट्रस के अंदर की लाइनिंग कौन थी? एंडोमेट्रियम। एंड्रोमेट्रियम से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया था फ्लूइड की फॉर्म में, म्यूकस फ्लूइड की फॉर्म में, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये तो टूट गया, है ना? जैसे ही वो अंदर न्यूट्रिशन ले रहा था तो उस टाइम पे इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया, इस स्ट्रक्चर के अंदर फ्लूइड इकट्ठा शुरू होना हो गया। तो इसी वजह से ये जो अंदर वाला सेल की मास था ये एक कॉर्नर पर जाकर के अटैच हो गया, ठीक है ना? ये लो, समझ आया कि नहीं आया? ये एक कॉर्नर पर जाकर के अटैच हो गया और बाकी बच गई खाली कैविटी। क्या बच गई? खाली कैविटी। समझ आया? जो ये खाली कैविटी बची इसका नाम है बच्चों ब्लास्टोसील। क्या नाम है? ब्लास्टोसील। यानी कि ब्लास्टोसील के अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है जो क्या काम करेगा? केयर करेगा, न्यूट्रिशन करेगा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, किसकी? सेल्स की। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, अब इन सेल का क्या नाम है सर? ये एक कॉर्नर पे इकट्ठी हो गई, इनको कहेंगे एम्ब्रियोनल सेल। क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनल सेल्स। अब सर इन्हें एम्ब्रियोनल सेल क्यों कहा? देखो बच्चों, अब इनका काम क्या है? अब मेजर पॉइंट आया। एम्ब्रियोनल सेल, मैं ई सेल लिख रहा हूं यहां पर, मेरे पास दो सेल आ गई, एक तो एम्ब्रियोनल सेल और एक ट्रोफोब्लास्ट सेल। दो आ गई ना? एम्ब्रियोनल सेल से हमेशा क्या बनती है? हमारी तीनों जर्म लेयर बनती हैं। आज हम किसके बने हुए हैं? आज हम इसी एम्ब्रियोनल सेल के मास के बने हुए हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? तो सर इसने क्या बनाया? इसने बनाई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्या बनाई? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्या मैंने आपको 11th में कराई थी? कोरियोन, एलेंटोइस कराई थी ना, और एमनियोन, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोट की कवरिंग, तीनों बताई थी ना। यानी कि देखो, मदर वूम्ब के अंदर जब एक बेबी पलता है तो कंडीशन क्या होती है? चलो रुको, मैं अभी बताता हूं। यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के पास मेजरली तीन चीजें होती हैं, एक आउटर टायर और आउटर सर्कल ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट सेल और ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और इनर मास जो है, इनर सेल मास जो है वो एक कॉर्नर पर जाकर अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल मास। ठीक है ना? जिस कॉर्नर पर जाकर के वो अटैच होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस और एनिमल पोल। समझ आया? इसको आप एम्ब्रियोनल नोब भी कह सकते हैं, नोब, क्योंकि नोब की फॉर्म में ये बन गई है। कोन भी आप इसे बोल सकते हो, एम्ब्रियोनल कोन, एम्ब्रियोनल नोब। जिस हिस्से में, जिस साइड पर ये बनी वो हो गया इस ग्रोइंग स्ट्रक्चर का एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है ना? कि बेबी की डेवलपमेंट इस एरिया में होगी, एम्ब्रियोनिक पोल। और इसके अपोजिट जो ये वाला पोल है ये हो गया एब एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक के सामने ए भी लग जाएगा, ठीक है ना? दैट इज द एम्ब्रियोनिक पोल। ठीक है? क्लियर हो गया? और ये क्या है? ब्लास्टोसील। ठीक है ना? क्या है? सील का मतलब कैविटी, कि इसके अंदर सर ये खाली जगह है, क्या भरा हुआ है? यहां भरा हुआ है ब्लास्टोसिलोमिक फ्लूइड। क्या भरा हुआ है? ब्लास्टोसिलोमिक, ब्लास्टोसीओईएलओएमआईसी सिलोमिक फ्लूइड, इसके अंदर भरा हुआ है ब्लास्टोसिलोमिक फ्लूइड। समझ आया बच्चों आपको? क्लियर? अब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि वो ट्रोफोब्लास्ट सेल का वो एरिया जो कवर करता है एम्ब्रियोनल सेल को, यानी कि देखो ये सेल नो डाउट बेसिकली कौन है? बेसिकली ट्रोफोब्लास्ट की ही सेल है ये वाली, लेकिन ये वो सेल हैं जिन्होंने एम्ब्रियोनल सेल को कवर कर रखा है, या मैं कह सकता हूं जहां पर एम्ब्रियोनल सेल जाकर के अटैच हो गई। ठीक है? वो एरिया है। इन सेल का क्या सर अलग से नाम है? बिल्कुल है बच्चों, इन सेल का नाम है सेल्स ऑफ रूबर, RAUBER, सेल्स ऑफ रूबर, RAUBER।
रूबस, ठीक है ना। यहीं से क्या होगा, बेसिकली ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगी, वो आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट समझ आया। दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। क्यों? क्योंकि ये पत्थर के जैसी हो गई, ये पत्थरी के जैसी दिखने लगी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट करेगी, कैसे करेगी वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के चलते हैं। बच्चों देखो, आज हम जिस भी चीज के बने हुए हैं, या आज हमारे साथ इन दोनों लेयर में से कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एक लेयर ये रही, एक ये रही, एक सेल मास ये रहा, आउटर सेल मास, ये इनर सेल मास ब्लास्टोसिस्ट का। आज हमारे साथ कौन सा सेल मास है? आज केवल हमारे साथ ये सेल मास है। क्यों? क्योंकि ट्रोफोब्लास्ट सेल ने तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाई थी। जैसे कि सपोज कीजिए कि बेबी, अगर मैं आपको बेबी की डेवलपमेंट दिखाऊं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो बड़ा आसान सा एक कॉन्सेप्ट हमारा है। देखो इधर देखेंगे सारे, इस तरह से ये बेबी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लो, अब आपको और इजी हो जाएगा, समझ आएगा देखते ही। डेवलपिंग बेबी, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी से अटैच होता है। बेसिकली प्लेसेंटा एक पाइप नहीं होती बच्चों, एक कनेक्ट, चलो वो बाद में बताऊंगा, छोड़ो पर। ये अम्बेलिकल कोड हो गई बेबी की, ठीक है, और ये हो गया बेसिकली एमनियोटिक सैक। इस तरह से बेबी जो है मदर बॉडी के अंदर ग्रो करता है, और यहां होता है एमनियोटिक फ्लूइड। समझ आया? ठीक है, ये हो गया एम्ब्रियो, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या आया सर? देखो, एक तो ये हो गई एमनियोन लेयर जिसने एमनियोटिक सैक बनाया, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हुई। एक हो गई एलेंटोइस जो प्लेसेंटा और कोरियोन जो आगे प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, और एक हो गया बेबी। बच्चों जो तीन जर्म लेयर है ना, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये इसकी फॉर्मेशन करती है हमेशा, ठीक है ना। और जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है वो केयर का काम करती थी, और जब हमारी डिलीवरी हुई तो ये तीनों की तीनों मदर बॉडी से बाहर रिलीज हो गई। क्लियर हो गया? ठीक है ना, ठीक है, समझ आया आपको? तो यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल का काम क्या है, एम्ब्रियोनिक सेल मास का काम क्या है? तीन जर्म लेयर बनाना, और वो तीन जर्म लेयर फिर हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन करवाती है। और ट्रोफोब्लास्ट सेल का काम क्या है? प्रोटेक्शन करनी, आउटर कवरिंग बनानी, और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करनी, ये इनका काम, ठीक है। चलिए, तो आज बच्चों इम्प्लांटेशन तो हमारा नहीं हो पाएगा, इम्प्लांटेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज मैं आपको दो तीन बातें और बताता हूं मेजर मेजर, ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी पूरा पूरा कंज्यूम हो जाए, ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग में जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई थी, स्टार्टिंग में और होनी शुरू हो रखी थी, तो उस टाइम पे क्या क्या था हमारे पास? इस तरह से ब्लैक कलर से मैं शो करूंगा, इसी की आउटर सेल्स, ये लो, ये आउटर सेल्स थी। इन सेल्स के अंदर क्या चेंज आया जो इन्होंने अपने आप को आउटर लेयर डिक्लेयर किया? एक तो इनका साइज बड़ा हो गया, एक इन्होंने अपनी ग्रोथ की और डिवीजन करनी शुरू कर दी। ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लास्टोसिस्ट बनने के लिए जो आउटर लेयर है पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है ट्रोफोब्लास्ट सेल लेयर बनने के लिए, अपने डिवीजन को बढ़ाती है, अपने साइज को बढ़ाती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सेल्स अब यूट्रस में पहुंच चुकी थी और वहां से न्यूट्रिशन लेना फ्लूइड की फॉर्म में शुरू कर दिया था। क्योंकि सर आपने पहले कहा था न्यूक्लियोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं होती, कहा था ना। लेकिन अब जब ये इस स्ट्रक्चर पर पहुंचने वाली थी ना, तो ये यूट्रस के अंदर पहुंच चुकी थी, यूट्रस के पास, ठीक है ना। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया, अपना नंबर बढ़ाया, अपना साइज बढ़ाया, और फिर अपने आप को ट्रोफोब्लास्ट सेल डिक्लेयर किया। समझ आया? क्लियर हो गया? और अब इम्प्लांटेशन जो होगी, फॉर एग्जांपल कि इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया और ये बन गई हमारी क्या? एम्ब्रियोनिक सेल मास, ये बन गया, ठीक है ना। समझ आ गया बच्चों?
तो ये सेल्स ऑफ रूबर हुई ना, ये अपनी एक्स्ट्रा ग्रोथ शो करती है हमेशा। इन फ्यूचर जब इम्प्लांटेशन होगा, क्योंकि अब देखो बेबी की डेवलपमेंट ज्यादा हो गई है, सेल का नंबर ज्यादा हो गया, तो कॉमन सी बात है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो यूट्रस की लेयर से कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा मटेरियल लेने की। तो ये सेल जब अपनी ओवर ग्रोथ करती है ना, तो यहां से विलाई निकालनी शुरू कर देती हैं इस तरह से। इन्हें बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, क्योंकि कोरियोनिक लेयर होती है यहाँ पर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जो कोरियोनिक विलाई होती हैं वो इस पोर्शन की बजाय इस पोर्शन में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फॉर्मेशन इनकी होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम इन्हें बोलते हैं। और जो इम्प्लांटेशन है, जो इम्प्लांटेशन होगी, मतलब इनसे पहले जो इम्प्लांटेशन होगी यहां से ये जो यूट्रस की बोल के अंदर जाएगा, वो कैसे जाएगा? ये जो सेल्स हैं, यानी कि सेल्स ऑफ रूबर की जो सेल हैं, ये हमेशा क्या करता है, यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम के साथ टच करता है। ये लो, ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट होगी, ये लो, ये पोर्शन टच करता है। और इस पोर्शन के पास क्या होती है, जो मेरा आज का सबसे मेजर पॉइंट है, इस पोर्शन की सेल्स के पास एडहेरिंग केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एडहेरिंग, चिपकने वाले केमिकल होते हैं, जो एंजाइम भी रिलीज करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि ये यूट्रस की वॉल के साथ चिपकेगा, फिर इस लेयर, ये लेयर टूट जाएगी, ठीक है ना, ये लेयर क्या होगी, टूट जाएगी, और फिर ये अंदर चला जाएगा। सर तो इम्प्लांटेशन का टॉपिक आपने इंपॉर्टेंट कैसे कह दिया? क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं बताया था कि जोना पेलुसिडा का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या था। देखिए, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सेल जो होती है एडहेरिंग प्रॉपर्टी अपने पास रखती है, चिपकने वाली प्रॉपर्टी अपने पास रखती है, ठीक है ना, ये चिपक जाती हैं। अब मान लो कि जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये लो बच्चों, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, ये यहां पे यूट्रस है, ये लो, ये यूट्रस है भाई, यहां पे ये यूट्रस है, ये लो, ठीक है, ये यूट्रस है। अब बेबी को जो इम्प्लांटेशन शो करनी है वो यहां पे करनी है। अब यहां पर जो ये जोना पेलुसिडा थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर इसके बाद सेल पड़ी हुई थी, कौन सी? ट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर। इनके पास एडहेरिंग प्रॉपर्टी है। अगर मान के चलो ये सेल लेयर बाहर वाली जोना पेलुसिडा यहीं पे टूट जाती फेलोपियन ट्यूब में, तो इम्प्लांटेशन यहां की बजाय यहां होती ना। क्यों? क्योंकि जब ये यहां आया ना, तो ये टूट गई, ये देखो सेल बन गई ना, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गई, ये लो। अब जैसे इसके ऊपर की जोना पेलुसिडा खत्म हुई, तो ये सेल यहां चिपक गई और इम्प्लांटेशन हो गई। लेकिन अगर जोना पेलुसिडा यहां टूट जाती फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो ये सेल फेलोपियन ट्यूब की लेयर में चिपक जाती और इम्प्लांटेशन कर देती, जिससे कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होती और प्रेगनेंसी बीच में ही अबॉर्ट हो जाती, अबॉर्शन हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां एनवायरनमेंट नहीं है बेबी को ग्रोथ कराने का। यानी कि जोना पेलुसिडा जब तक फेलोपियन ट्यूब के अंदर डेवलपिंग जाइगोट रहता है, तब तक उसके चारों तरफ रहती है, ताकि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ना हो। समझ आया? और इस तरह के इम्प्लांटेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी। लिखो बच्चों आप नोट डाल करके, टू अवॉइड ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी पूरा लिख लो, ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ECTOPIC, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बचाने के लिए क्या हुआ, जोना पेलुसिडा उनके ऊपर प्रेजेंट थी, उसने चिपकने नहीं दिया। किसको? किसको? ट्रोफोब्लास्टिक सेल लेयर को। किससे? किससे? हमारी फेलोपियन ट्यूब की वॉल के साथ, ठीक है, ताकि वो यूट्रस में जाकर के एंडोमेट्रियम से ही चिपके। ये फैसिलिटी जोना पेलुसिडा ने प्रोवाइड की। समझ आया? दैट इज द रोल ऑफ जोना पेलुसिडा आउटसाइड द डेवलपिंग जाइगोट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट इम्प्लांटेशन है हमारा, हम इसको रोल ऑफ जोना पेलुसिडा बोलते हैं। रोल ऑफ जोना पेलुसिडा, देखिए
The function of zona pellucida is to prevent the implantation of the blastocyst at an abnormal site. It does not expose the sticky and phagocytic मतलब ये इनको किल भी करेंगी ना, तभी तो अंदर जाएंगी, ठीक है ना, phagocytic trophoblast cell till the blastocyst reach the proper implantation site. जब तक वो प्रॉपर इम्प्लांटेशन साइट पर नहीं पहुंचती तब तक वो वहां प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।